तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से फार्मा टॉक 360 के प्लेटफॉर्म में। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट एब्जॉर्प्शन। सो दैट इज द टॉपिक अंडर जनरल फार्माकोलॉजी एंड इट्स आल्सो ए सब टॉपिक ऑफ किसका फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक के बारे में हमने बेसिक बातें कर लिया है, तो इसके आगे हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो कि काइनेटिक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, व्हाट अबाउट एब्जॉर्प्शन? इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। सो एब्जॉर्प्शन इज अ phenomena where unchanged form of drug is moved from its route of administration to its systemic circulation. So इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर आप कोई ड्रग लेते हो, ड्रग लेने के बाद चाहे वो आप ओरली लो या फिर पेरेंटरली लो या फिर कोई और रूट से लो, इससे फर्क पड़ता है बायोबिलिटी में। लेकिन बात यह है, एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, किसी भी रूट से आपने लिया, लेने के बाद वो जाके आपके ब्लड में घुल गया। ठीक है, आपने ड्रग लिया, ब्लड में घुल गया, इस चीज को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके दोस्तों, तो लेट्स सी। सो मूवमेंट ऑफ unchanged from of drug from it route of administration to systemic circulation। तो दोस्तों, ये था एब्जॉर्प्शन का छोटा एंड बेसिक सा डेफिनेशन। हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन वेरियस काइंड ऑफ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, एनी काइंड ऑफ एग्जाम। इफ यू टॉक अबाउट सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप बात कर रहे हो किसी कंपिटिटिव एग्जाम के बारे में, तो यहां से भर भर के लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से फैक्टर्स है जो कि एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सके। तो दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। तो दो तरह के फैक्टर हमको मिलेंगे, एक तो मिलेगा ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, अनदर इज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। तो दोस्तों, ड्रग रिलेटेड फैक्टर में वही ड्रग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, फिजिकल केमिकल जो नेचर होगा, उसके ऊपर ड्रग का एब्जॉर्प्शन वेरी करेगा। कैसे? हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। फर्स्ट वन हम बात कर रहे हैं किसकी? ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग। तो ड्रग की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करो, ये भी एक फैक्टर हो गया, और इसके अंदर सब फैक्टर आएंगे आपके, जैसे हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी की। तो दोस्तों, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर ड्रग का अधिकांश चीजें जो है निर्भर करता है। हम बात कर रहे हैं सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस विल आयनाइज इजीली। अगर ज्यादा सॉल्युबिलिटी अगर दिखाई दे तो इजीली आयनाइज हो जाएगी। अगर बहुत लिपोसॉल्युबल है सब्सटेंस तो भी दिक्कत है। तो ड्रग का जो नेचर होता है दोस्तों, ड्रग ऑलवेज इन बैलेंस नेचर। कैसे नेचर का होता है? बैलेंस नेचर का होता है। तो ड्रग में पोलरिटी भी रहती है और ड्रग में नॉन पोलर पार्ट भी मौजूद रहता है। तो दोस्तों, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रग में होना जरूरी है, तभी जाके ड्रग एब्जॉर्ब हो सकती है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन था वो हमने देखा, वहां पर भी हमको दो ही तरह के नेचर देखने को मिला, एक तो पोलरिटी, एक नॉन पोलरिटी। तो दोस्तों, यहां पर भी ड्रग का नेचर सेम होना चाहिए, क्योंकि वो परमिट करेगा, तो उसके पोलरिटी की वजह से परमिट करेगा। मोर पोलर ड्रग विल मोर पेनिट्रेट फास्टर इफ यू टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। ओके, सो
सो सेकेंड वन इज पार्टिकल साइज. It's a physical characteristics of a drug moiety. So basically, particle size. When particle size is larger and when particle size is smaller, obviously absorption must be altered. तो ये दो सिचुएशन, या तो पार्टिकल साइज आपके बढ़ गए या तो दोस्तों क्या हो गए, घट गए. तो ये दोनों सिचुएशन में क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन एबोलिश हो सकता है ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो दोस्तों ड्रग रिलेटेड फैक्टर की बात करें, सॉल्युबिलिटी हो गया आपका हो गया पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू. ठीक है, तो पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू हो सकता है, इसको और भी हम बोल सकते हैं पीके वैल्यू ड्रग के. इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर पीके वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, पीके वैल्यू कम हो रहा है तो वो नॉन लिपोइडल ड्रग है. सो इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी एब्जॉर्प्शन मैटर करता है. और किस चीजों के ऊपर मैटर करता है, एक हो जाता है आपका ड्रग का नेचर. ठीक है, डोजेस फॉर्म आपका कैसा है, इसके ऊपर या तो सॉलिड डोज हो, या तो सिरप फॉर्म हो, या फिर पेरेंटरल रूट हो, कोई और रूट से आप ड्रग दे रहे हो. तो ये सारे टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म के ऊपर भी दोस्तों एब्जॉर्प्शन वेरी करती है. तो हम बताए एब्जॉर्प्शन की ऑर्डर अगर हम बताए, सबसे अच्छी होती है पेरेंटरल की बात कर रहे हैं. और पेरेंटरल में भी कौन सी, आईवी वाली. आईवी के बाद आता है आपका आईएम के बाद आता है आपका एससी. तो दोस्तों ऐसे चलता है. और पेरेंटरल के बाद दोस्तों इधर आ जाता है सॉल्यूशन फॉर्म. ठीक है, लिक्विड फॉर्म की बात कर रहे हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म आ जाएंगे. उसके बाद आता है सॉलिड. तो दोस्तों ये होता है एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर, क्योंकि जो सॉलिड है वो सॉलिड को पहले डिसइंटीग्रेट होना जरूरी है, फिर जाके वो फिर सॉल्युबिलिटी हासिल कर पाएगा. तो दोस्तों ये सारे फैक्टर होता है. पेरेंटरल की बात करें तो पेरेंटरल अगर आईवी की बात कर रहे हो तो आईवी तो डायरेक्ट जाएगा वेन में ही जाएगा आपके. तो आप तो एब्जॉर्प्शन क्या ही बात करें एब्जॉर्प्शन के. तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म एंड वेरिएंस ऑफ एब्जॉर्प्शन. और भी क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म और स्यूडोमॉर्फिज्म फॉर्म. तो ये जो मॉर्फिज्म फॉर्म होते हैं, तो ये फॉर्म के ऊपर भी ड्रग का क्या एब्जॉर्प्शन वेरी करता है. या फिर स्यूडोमॉर्फिज्म. तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर बता दिया जो कि ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन. ठीक है, सो दैट ऑल द फैक्टर्स दोस कैन अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. सो दैट्स ऑल अबाउट द ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर. नाउ वी टॉक अबाउट द मेन थिंग जिसके बारे में हमको चर्चा करना है, और इसके ही बारे में हमको चर्चा करना है अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी के बारे में. तो वो हो रहा है दोस्तों हमारा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर. पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले आ जाता है आपका एज. जी हाँ दोस्तों, एज के ऊपर डिपेंड करता है. हम मान लेते हैं कोई एक चिल्ड्रन है और एक एडल्ट है, दोनों में आप अगर कंपैरिजन करोगे तो देखा जाएगा जो चिल्ड्रन है उसमें एब्जॉर्प्शन रेट स्लो होगा एज कंपेयर टू एडल्ट. ऐसे ही आप अगर कंपैरिजन कर रहे हो एडल्ट के साथ कोई बुजुर्ग इंसान को, इन द सेंस ओल्डर पेशेंट को, सो क्या हो सकता है इस सिचुएशन में भी ऐसा ही हो सकता है कि जो एडल्ट है उसका एब्जॉर्प्शन सही है एज कंपेयर टू द ओल्डर पेशेंट. तो एज तो एक मेजर फैक्टर हो गया. दूसरी बात कर रहे हैं हम, दूसरी आपका वेट की बात कर रहे हैं. तो दोस्तों बॉडी वेट के हिसाब से मेनली डोजेस फॉर्म डिजाइन किया जाता है. तो कितना अमाउंट ऑफ द ड्रग विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सफिशिएंट इफेक्ट, ठीक है, टू द पर्टिकुलर टारगेट. जो पर्टिकुलर टारगेट और डिजीज का टारगेट, उसमें कितना अमाउंट ड्रग देना है वो डिपेंड करता है वेट के ऊपर.
तो किसी का वेट हो सकता है ज्यादा, किसी का वेट हो सकता है कम। तो इसके चक्कर में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी दोस्तों यहाँ पर वेरी करता है। तीसरा पॉइंट की हम बात करें, डिजीज स्टेज। यस दोस्तों, तो दोस्तों डिजीज स्टेज की हम अगर बात कर रहे हैं तो मान लीजिए किसी एक पर्सन में, पर्टिकुलर पर्सन में प्रीवियसली कोई डिजीज होके रखा है, पहले से हो गया है डिजीज। तो आप अगर कंपेयर कर रहे हो उस पर्सन की किसी और पर्सन से जो कि हेल्दी है, if you want to compare the disease person with the healthy volunteer, so there will be chance or there will be variance must be of absorption। तो absorption का variance यहाँ पर दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा। जो कि डिजीज स्टेज पे है वो वाला पेशेंट कम एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, रेट की बात कर रहा हूँ। और जो हेल्दी वॉलंटियर है वो उसका तो नॉर्मली रहना है। तो ये हो जाता है डिजीज स्टेज के ऊपर। फिर हम बात कर रहे हैं चौथे की हम अगर बात करें दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे ब्लड फ्लो की। ब्लड फ्लो, यस दोस्तों, तो दोस्तों ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं। तो जहां ब्लड फ्लो ज्यादा होगा वहां उतनी तेजी से एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए अपने कपड़े अपने सुखाने के लिए रख दिया है, रस्सी पे आपने रख दिया, जितनी तेजी से हवा जाएगी उतनी तेजी से आपकी कपड़े भी सूखने हैं। तो यही है सिस्टम यहाँ पर भी। ब्लड फ्लो की बात करें तो जिस पार्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड फ्लो ज्यादा होगा वहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। हालांकि मैं अभी डिफाइन करने वाला हूं आगे कि कहाँ क्या, कौन से नेचर के ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं और कहाँ सुइटेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, ये भी हम बताने वाले हैं। तो फिर बात कर रहे हैं सरफेस के बारे में, सरफेस एरिया। जी हाँ दोस्तों, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पर अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो फिर क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा, और सरफेस एरिया कम है तो उसका उल्टा होगा। तो दोस्तों सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम। फिर हम बात कर रहे हैं दोस्तों एंजाइम की। यस दोस्तों, एंजाइम की बात अगर कर रहे हैं हम तो एंजाइम की बात करते करते दो चीज आपको माइंड में हमेशा रखना है। एक है एंजाइम इंडक्शन और एक है आपका एंजाइम इनहिबिशन। तो दोस्तों इनहिबिशन और इंडक्शन, इन दो केसेस में क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करें इंडक्शन। इंडक्शन में होता है नंबर ऑफ एंजाइम बढ़ जाते हैं, क्या होता है, बढ़ जाते हैं। इनहिबिशन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एंजाइम क्या हो जाता है, घट जाते हैं। तो दोस्तों एब्जॉर्प्शन के द्वारा अगर देखा जाए एंजाइम का काम मेनली होता क्या है, एंजाइम का काम ये होता है, ये ऑलवेज बायो कैटलिस्ट के हिसाब से ये काम करता है, एज ए बायो कैटलिस्ट काम करता है, कोई भी रिएक्शन प्रोसेस को फास्ट कर देता है, यही तो होता है एंजाइम का काम। अब ड्रग आपने ले लिया, ड्रग लेने के बाद एंजाइम एक्टिवेट हो गए, मान लीजिए नंबर ऑफ एंजाइम इंक्रीज हो गए, इन द सेंस इंडक्शन का सिचुएशन हो गया। अब इंडक्शन का सिचुएशन जब हो गया, ड्रग आपने जो लिया था वो ड्रग फर्दर मूव करने लग गया इंडक्शन की वजह से, और जो ड्रग का अमाउंट है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि जो काम आपका हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। तो फर्दर वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो मेटाबोलाइज भी तो बहुत जल्दी हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म, और फिर जाके एक्सक्रीट आउट भी हो रहा है, तो बॉडी से बहुत जल्दी जल्दी निकल जा रहा है। तो यही है सीन। अगर इनहिबिशन की बात करते तो इनहिबिशन की अगर बात करते तो ड्रग आपको कम देना पड़ता, क्यों, क्योंकि एंजाइम जो है कम है काम करने के लिए। तो प्रोसेस जो है आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है क्या चल रहा है दोस्तों, स्लो चल रहा है। समझ में आया होपफुली। तो ये एंजाइम का लफड़ा मैंने बता दिया यहाँ पर। फिर और क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। और हो सकता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग,
टाइम। जी हाँ दोस्तों, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम इज बेसिकली द टाइम इज रिक्वायर्ड टू एम्प्टिंग द गैस्ट्रिक कंटेंट। ठीक है, जो हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक कंटेंट रहता है, इन द सेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं तो खाने के बाद भी खाना उधर रह जाता है। ठीक है, फूड मटेरियल भी रह जाता है और भी बहुत सारे सब्सटेंस रहते हैं जो कि बॉडी से रिमूव आउट भी होते हैं। तो उसकी हम बात कर रहे थे, तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम की बात कर रहे थे। तो ये आपका GIT है, मान लीजिए कि दोस्तों ये आपका क्या हो गया, GIT हो गया। जी हाँ, यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जा रहा है शुरू दोस्तों, फिर जाके साइड से मान लीजिए इधर से लार्ज हो गया, आपका लार्ज इंटेस्टाइन इधर आ गया, एनस हो गया, ये है आपका लार्ज प्रॉपर, और इधर है दोस्तों आपका स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करें, हमारे बात करने का जगह कहाँ है, यहाँ पर स्टमक की बात कर रहे थे हम। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर कोई फूड हो, ठीक है, अब फूड होने के बाद जो गैस्ट्रिक कंटेंट है ये मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की ओर, और नीचे की ओर से कहाँ जा रहा है, वो फर्दर जाके अपना एक्सक्रीशन शो करेगा। तो ये जो टाइम रिक्वायर्ड होता है गैस्ट्रिक सिस्टम से किसी भी कंटेंट को निकलने के लिए, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। अब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम पे एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड होगा, तो दोस्तों अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम अगर कम है, बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ड्रग हमको ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, ड्रग हमको ज्यादा चाहिए होगा। अगर हम बात करें गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम वो ज्यादा है, मींस यहाँ पर ड्रग को ज्यादा सफिशिएंट टाइम मिलेगा अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए। अगर वो एसिडिक ड्रग है तो स्टमक में इजीली जाके वो अपना काम कर सकता है, एब्जॉर्प्शन शो कर सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। और हम बात करें एक और टाइम की, हम बात करें इंटेस्टिनल ट्रांजिट टाइम। जी हाँ दोस्तों, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो इंटेस्टाइन को कितना टाइम लगता होगा कंटेंट खाली करने में, उसका कंटेंट जो बड़ा रहता है वो सामने के और मूवमेंट करने के लिए कितना टाइम लगता होगा। तो ये इंटेस्टाइन और एक गैस्ट्रिक, तो दोनों का दोनों एब्जॉर्प्शन के ऊपर जो फैक्टर है ये लगभग सेम ही है ओवरऑल। और हम बात करें आखिरी एट द एंड, हम बात करना चाहेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, तो कंटेंट्स बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट्स हो सकता है, तो उसी में से मैं एक कंटेंट को लेना चाहूंगा और उसी का मैं एग्जांपल यहाँ पर दूंगा। फूड की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, खाना। जी हाँ, अगर खाना अगर आपके स्टमक में है तो वहां पर देखा जाता है कुछ ड्रग का खाने की वजह से और फूड की वजह से जो एब्जॉर्प्शन घट जाता है, मैक्सिमम फूड और ड्रग जो रहता है वहां पर जाके एब्जॉर्प्शन घट जाता है। यही इसका मीनिंग था। ठीक है, ये ऐसे ही एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अगर फूड नहीं है तो वहां पर एब्जॉर्प्शन फस होगा। कुछ ड्रग होता है जो फूड के प्रेजेंट में भी अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन शो कर देता है दोस्तों। जी हाँ, उसी का एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे यहाँ पर, उसका नाम है ग्रिसियोफुल्विन। एंटी फंगल ड्रग होता है दोस्तों जो फूड के प्रेजेंस में अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन शो कर देता है। सो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट द पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो हम एक और बात हम भूल गए इसी बीच, हमको ये दोनों के बारे में भी बात करना था। तो दोस्तों इसी में हम समझाएंगे इसको। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे ब्लड फ्लो की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे ब्लड फ्लो की। तो ब्लड फ्लो की अगर बात कर रहे थे तो दोस्तों अपने पास एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे सुइटेबल जगह
वो होगा जहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपका मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन दोस्तों। ये हो गया लार्ज वाला, लार्ज का हालांकि इधर काम है नहीं अभी। तो स्टमक की अगर बात कर रहे हैं तो स्टमक में एक ड्रग एब्जॉर्ब होता है और एक हो सकता है बेसिक मीडियम पे। तो दोनों के दोनों नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर पीएच जो रहता है वो कम रहता है, जो कि एसिडिक पीएच है। यहाँ पर पीएच जो है ज्यादा रहता है। हाँ दोस्तों, तो एक थ्योरी है, थ्योरी का नाम है दोस्तों लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक। हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों पोलर जो ड्रग होता है वो पोलर मीडियम में जाना चाहता है। सॉरी दोस्तों, इन कंसर्न ऑफ ड्रग। तो दोस्तों लाइक डिसॉल्व लाइक इन कंसर्न ऑफ ड्रग, ड्रग की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है ड्रग के नेचर के ऊपर ड्रग का जो सॉल्युबिलिटी वो डिपेंड करता है। जो कि एसिडिक ड्रग है वो ऑलवेज एसिडिक मीडियम में जाएगी, जो कि बेसिक ड्रग है वो ऑलवेज बेसिक मीडियम में जाएगी एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर एसिडिक ड्रग की अगर बात कर रहे हैं यार दोस्तों, तो एसिडिक ड्रग आएगा हमारा स्टमक पे, और बेसिक ड्रग की अगर बात कर रहे हैं वो आएगा इंटेस्टाइन पे। किस लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये थ्योरी ये कहलाता है। और एक चीज ये बताता है पोलर सब्सटेंस विल डिसॉल्व ऑलवेज इन पोलर। ठीक है, और नॉन पोलर सब्सटेंस ऑलवेज dissolve in non-polar. Okay, so that's all about like dissolve like. So we are here, actually we are discussing about the basic pH and acidic pH. So here stomach having the acidic pH and your intestine having the basic pH. So if we talk about blood flow, now we are going to discuss about blood flow. So here the mucosal membrane are there, okay, in your stomach, but here vascularity are present due to microvilli, ओके दोस्तों। सो स्मॉल इंटेस्टाइन पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहता है, जो कि वस्कुलर नेचर का होता है, जहां पर वेसल्स प्रेजेंट रहता है। इसके चक्कर में क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो यहाँ पर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टमक। स्टमक में म्यूकस लेयर रहता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, तो वो बहुत थिक होता है, तो वो कैपेबल नहीं होता उतना कि भाई तुमको वस्कुलरिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसीलिए अधिकांश ड्रग प्रीफर करते हैं कि भाई मैं जाऊं बिलाई के पास जाके अपना एब्जॉर्प्शन शो करूं। और मैं बात करूं सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया की बात अगर कर रहे हैं तो स्टमक में सरफेस एरिया घट जाता है ड्यू टू थिक म्यूकोसल लेयर। ठीक है, और हम बात करें इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइन में विलाई, ये भाई विलाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये विलाई प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, वो संभाल लेता है ड्रग को, आओ भाई एब्जॉर्ब हो जाओ। ठीक है, सो ड्रग हमेशा मोस्ट ऑफ द ड्रग आर प्रीफर intestine rather than stomach for absorption due to those things. One is blood flow, another is surface area, due to presence of villi in intestine and due to presence of mucus in stomach. So ये था पूरा का पूरा patient related factor जो elaborate में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको। So that's all about today's lecture. हम फिर मिलेंगे, आगे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। शुक्रिया आप सभी का। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और बेल आइकन को कर देना है टिक। कोई भी क्वेरी अगर रह जा रहा है तो दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, कमेंट कर दीजिए। 100% हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए बाय।